रहमान रहीम। हमारा लेक्चर नंबर 11 चल रहा है। ठीक है जी, इस 11 लेक्चर में हम लोगों ने द बेसिक टूल्स ऑफ फाइनेंस का आखिरी पार्ट करना है, क्योंकि पहले हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देख चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को देखा। फिर इसके बाद फाइनेंस का जो दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है, दिस इज रिस्क। हमने रिस्क के बारे में सुना कि रिस्क क्या होता है और उस रिस्क को कितने तरीकों से मैनेज किया जाता है। तो 3 तरीकेकार होते हैं जिनके से रिस्क मैनेज हो जाता है। आप इंश्योरेंस खरीद लो, या फिर आप डाइवर्सिफिकेशन कर दो, या फिर आप फर्म स्पेसिफाइड हो जाओ। ठीक है, मार्केट स्पेसिफिक या फर्म स्पेसिफिक हो जाए, या रिटर्न एंड रिस्क के दरमियान से एक रास्ता चुन लो, यानी कि ऐसी चीज को चुनो जिसमें रिटर्न कम हो लेकिन रिस्क भी साथ साथ कम हो। तो अब इन दोनों चीजों को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम एसेट की वैल्यूएशन की तरफ चलते हैं, कि आपने जब कोई चीज खरीदनी होती है या कोई स्टॉक खरीदना होता है तो उसको वैल्यूएट कैसे किया जाता है। क्या आप उसकी प्राइस के थ्रू करते हो? हाउ इज इट पॉसिबल? प्राइस के थ्रू अगर आप लोग कर दोगे तो एसेट इज वैल्यू टू नो इफ इट डज वर्थ और नॉट। आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपके पास 50,000 रुपए है। ठीक है, आजकल 50,000 भी आप अपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। 10 रुपए भी थोड़े नहीं होते, ये भी बहुत एक कह दो कि किसी के दरिया में कतरा बनते हैं। ठीक है, तो आपके मनी की जो वैल्यू है उसको इवेल्युएट कैसे करना है एसेट के अकॉर्डिंग। तो बेटे आप लोग सबसे पहले उसकी प्राइस देखनी है। अब प्राइस देखना बहुत आसान है, क्योंकि प्राइस जो होती है किसी भी स्टॉक की, कि इसकी क्या कीमत है, कितनी कीमत पे ये सेल हो रहा है। आप लोगों को बता रही थी कि किसी भी एसेट की या स्टॉक की प्राइस देखना बहुत आसान है। ठीक है, उसको न्यूज़पेपर में चेक करो, न्यूज़पेपर में सारी की सारी प्राइस लिस्ट किसी ना किसी स्टॉक की बनी हुई होती है। लेकिन उस स्टॉक को वैल्यू करना, दिस इज अ हार्ड पार्ट। ये आपको नहीं पता कि उसको वैल्यू कैसे किया जाए, यानी कि उसकी वो अहमियत है पैसा लगाने वाली कि नहीं अहमियत है। आप लोगों ने असल ये चीज चेक करनी होती है। तो इस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास एक एनालिसिस होता है, जिस एनालिसिस को नाम दिया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस का। अगर आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हो तो आपके पास उसकी वर्थ, मतलब उसके बारे में जानना कि वो कितना वर्थ, क्या उसकी अहमियत है कि नहीं है, ये जानना आपके लिए आसान हो जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है बेटे? फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी स्टडी होती है कंपनी की अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को लेके और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को लेकर डिटरमिन की जाती है। अगर आपको किसी कंपनी की अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पता लग जाए, यानी कि इसने इतनी पिछली पिछली आने वाली हिस्ट्री उसकी सारी पता लग जाए कि कितने स्टॉक्स ये बेच चुकी है, कितने स्टॉक्स इसके फ्यूचर में सेल हो जाएंगे, और कितना भी ये मुझे प्रॉफिट फर्म दे देगी, यानी कि कितनी प्रॉफिट यील्डिंग फर्म है, वो आपको उसकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट से पता लगेगा। और उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू के फ्यूचर में उसके पास कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर ये दो काम कर लें तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एसेट को अगर वैल्यूएट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। और इसमें अगर नेक्स्ट ये भी कहा जाता है कि वन कैन एम्प्लॉय फंडामेंटल एनालिसिस टू डिटरमिन इफ अ स्टॉक इज। अब लेट्स से कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, आपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी चेक कर ली, आपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टस भी चेक कर लिया, आपने अखबार से उसकी प्राइस भी देख ली, आपके पास तीनों स्टैटिस्टिक्स आ गई हैं। अब आपने ये देखना है कि स्टॉक है भी कि नहीं, मतलब कि बेहतर है आपके लिए कि नहीं बेहतर है। उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है कि अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड से मुराद है, ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। आपने एक फंडामेंटल एनालिसिस अब कर लिया है अगर एसेट को वैल्यूएट करने के लिए, तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कैसे पता लगाया जाता है कि ये एसेट जो है वर्थ इट है कि नहीं है। तो उसके लिए 3 कैटेगरीज में उसको रखा जाता है। पहली कैटेगरी होती है, उसको अंडर वैल्यूड कहा जाता है। अंडर वैल्यूड एक एसेट को तब कहा जाएगा अगर उसकी प्राइस जो है कम है फंडामेंटल वैल्यू से, यानी कि उसकी फंडामेंटल वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बनती है लेकिन उसकी प्राइस काफी कम बताई जा रही है, तो वो अंडर वैल्यूड एसेट है आपका। सेकंड, उसमें ये कहा जाता है कि ये ओवर वैल्यूड है, यानी कि फंडामेंटल जो वैल्यू उसकी जो एक्चुअली वैल्यू बननी चाहिए, जितने का उसके उसके जर की कीमत, उसकी कदर है, वो उसकी कम है लेकिन उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा बता दी गई। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, ना कोई वहां पे लोकेशन है, ना वो जरिए जमीन है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी जो कीमत बता दी गई एक मरला की, वो उन्होंने 2 करोड़ रुपया बता दिया। ना उसकी लोकेशन अच्छी, ना वो जरी जमीन है, तो उस एक मरला का 2 करोड़ देना बिल्कुल ही आप लोग की पेमेंट जो है वो सम कॉस्ट में चली जाएगी, यानी कि आप लोग की फजूल कॉस्ट में जाएगी। तो इसलिए उस तरह की चीजों को, उस तरह के स्टॉक्स को ओवर वैल्यूड कह दिया जाता है कि उनकी वैल्यू इतनी नहीं है लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज्यादा बता दी गई है। तीसरी कैटेगरी होती है फेयरली वैल्यूड, यानी कि आपकी प्राइस बिल्कुल आपकी फंडामेंटल वैल्यू के बराबर आ रही है, यानी कि
वो जो उसकी प्राइस है एग्जैक्टली वो है जो उसकी एक्चुअल में होनी चाहिए, यानी कि उस आपका जो एसेट है उसकी लोकेशन भी बेहतर है, लोकेशन के लिहाज से भी उसको जो एसेट को प्राइस दी जा रही है वो भी बेहतर है, या कोई आप किसी कंपनी का कोई स्टॉक ले रहे हो तो उस कंपनी की पोजीशन बेहतर है और इसलिए उसकी प्राइस एक फेयरली डिटरमिन है कि हाँ भी इसकी यही कीमत होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं कि अगर आपकी फंडामेंटल वैल्यू और प्राइस बिल्कुल फेयर हो कि हाँ इसकी जितनी कदर है उतनी ही इसकी कीमत लगाई गई है, तो उसको कह देते हैं फेयरली वैल्यूड। तो आप लोग के स्टॉक्स 3 तरीके से वैल्यूएट किए जाते हैं, अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड। अंडर वैल्यूड तब होता है जब आपकी कीमत बहुत ही कम हो लेकिन उसकी फंडामेंटल वैल्यू ज्यादा बन रही हो, ठीक है, वो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं। कीमत बहुत ही ज्यादा हो लेकिन उसकी जो वैल्यू है बहुत ही कम है, उसकी क्वालिटी है ही नहीं, इतना है नहीं, तो उसको ओवर वैल्यूड कह देते हैं। और लेकिन अगर उसकी प्राइस और उसकी वैल्यू दोनों सेम है, यानी कि दोनों इक्वली फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो आपकी फेयरली वैल्यूड कॉस्ट में आता है। कुछ इस तरीके से स्टॉक की स्टेटिस्टिक्स होती हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे अब इन सब में से खरीदना कौन सा है, याद रहे अब स्टॉक कौन सा खरीदना है, अंडर वैल्यूड खरीदा जाए, ओवर वैल्यूड खरीदा जाए कि फेयरली वैल्यूड खरीदा जाए। फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, न्यूज़पेपर से प्राइस देख ली, तो इनमें से जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है ना उसको खरीद ले। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस स्टॉक की कीमत जो है लाखों में है लेकिन इसको हजारों में बेचा जा रहा है, तो आप लोगों ने कौन सा स्टॉक खरीदना है, वो जो कि अंडर वैल्यूड है। हो अब इसके पीछे सिचुएशन क्या होती है, हो सकता है जो इंसान ये स्टॉक्स अपना बेच रहा हो उसको फौरी तौर पे पैसों की जरूरत हो, ठीक है, या हो सकता है कि जो इंसान ये अपने स्टॉक्स सेल आउट कर रहा है उसका कोई ना कोई कर्जा उसने देना हो, उसके पास इतना टाइम ना हो कि वो अपनी कंपनी को मैनेज कर सके, कुछ भी इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से सम टाइम्स स्टॉक मार्केट में एक ऐसा फेज आता है जबकि स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसी स्टॉक अंडर वैल्यूड हो यानी कि उसकी प्राइस कम हो लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो तब आप लोग को स्टॉक परचेज कर लेना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि एसेट वैल्यूएशन में एक नेक्स्ट जो आता है, एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप लोग एसेट को वैल्यूएट कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है एसेट को वैल्यूएट करने का, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। कुछ इस किस्म की प्रोडिक्शन कर लें जो कि एफिशिएंट हो, यानी कि मार्केट की एफिशिएंसी को शो करे। वो किस तरीके से होती है बेटे, द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इज द बेसिकली द थ्योरी that asset prices reflect all the publicly available information about the value of an asset। अब क्या होता है, हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ख्याल कर लेना, ठीक है, कि ये चीज हो सकती है पॉसिबली, यानी कि पॉसिबिलिटी को ख्याल कर लेना। अब ये पॉसिबिलिटी ख्याल की जाती है कि जितनी एसेट की प्राइसेस शो हो रही है ना, यानी कि हमें पब्लिकली शो हो रही है, पब्लिकली बताया जा रहा है कि इसकी 50,000 कीमत है, इस वाले स्टॉक की 6,000 कीमत है, इस वाले स्टॉक की 70,000 रुपया कीमत है, तो वो वैल्यूज और वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, वो जो प्राइसेस बनी हुई है वो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है ना उसी की बेस के ऊपर बनी है, ठीक है, एक तरीकेकार ये कह दिया जाता है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है वो मैं बताती हूँ। अ मार्केट इज एफिशिएंट व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ एन एसेट इन अ रैशनल वे। अगर एक मार्केट का आपको एसेट वैल्यूएट करना है और आपको वो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके लिए क्या देखना जरूरी है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखनी जरूरी है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस देखना जरूरी है। अगर एक कंपनी ना तो आपको अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट शेयर करती है, यानी कि आप अपनी हिस्ट्री भी नहीं दिखाती, और ना ही आपके साथ शेयर कर रही है कि उसका फ्यूचर आने वाला, फ्यूचर में वो कितना ग्रो करेगी, अपना फ्यूचर विजन भी आपके साथ नहीं शेयर करती, तो इट मीन्स कि वो मार्केट एफिशिएंट नहीं है। जो मार्केट एफिशिएंट होगी वो उसका क्लियर होगा उसका गोल कि मैंने अपनी कंपनी को आने वाले 5 सालों में कहाँ तक लेके जाना है, और फ्यूचर में मेरी पास्ट में मेरी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, वो आराम से पब्लिकली अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को दुनिया के सामने रख देगी, यानी कि पब्लिक के सामने रखेगी कि मेरी कंपनी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है और इस वैल्यू के ऊपर जा रही है। अगर एक कंपनी अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए रखती है, आपके लिए अवेलेबल करती है, तो डेफिनेटली दिस मार्केट इज सेड टू बी एफिशिएंट मार्केट। अब कहा जाता है कि स्टॉक प्राइसेस आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट फ्रॉम अवेलेबल इंफॉर्मेशन। स्टॉक की जो प्राइसेस होती है ना बेटे, एक्चुअली स्टॉक मार्केट में क्या होता है, टाइम टू टाइम पे ना जैसे ही स्टॉक्स अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या फेयरली प्राइस्ड होते हैं तो उनकी प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। प्राइसेस में बहुत बहुत क्विकली चेंज आता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राइसेस है स्टॉक की प्राइसेस, एक्चुअल प्राइस जो बनती है वो उसको डिटरमिन करना काफी ज्यादा टफ है। यानी कि हो सकता है आज के अखबार में एक स्टॉक है उसकी कीमत दे दी गई है 50 रुपया, कल उसी स्टॉक की कीमत 60 रुपीज हो गई, ठीक है। स्टॉक कुछ भी कह सकते हैं, कोई कैंडीज का स्टॉक है किसी ने लिया हुआ है, ठीक है, कैंडीज की कोई कंपनी है, उसने 2 कैंडीज की कीमत अगर आज 2 रुपए लगाई है तो हो सकता है कल उसकी 3 रुपए हो जाए।
डिपेंड करता है बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर। कोई डिमांड का फैक्टर कभी डिटरमिन कर सकता है उसको, कभी उसकी प्रोडक्ट हो सकता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा मार्केटिंग उसकी अच्छी चल रही हो किसी भी वजह से, तो प्राइसेस को डिटरमिन करना बेसिकली मुश्किल होता है क्योंकि प्राइसेस चेंज होती रहती है स्टॉक मार्केट के सिनेरियोज में। ठीक है जी। नेक्स्ट ये कहा जाता है if markets are efficient, the only thing an investor can do is buy a diversified portfolio. अगर मार्केट एफिशिएंट है तो आप मतलब पूरी आपने मार्केट स्टॉक मार्केट को घूम के देख लिया, स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है, ठीक है, वहां पे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड भी हैं और फेयरली प्राइस भी पड़े हुए हैं, तो कोशिश करें कि सिर्फ एक ही कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट मत करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को एज अ इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई हो जाए, यानी कि डिफरेंट कंपनीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लॉट कर दी जाए। फिर ये कहा जाता है कि सम इकोनॉमिस्ट क्वेश्चन द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो कि इसके ऊपर क्रिटिक करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि हाउ एवर बिलीव दैट irrational psychological factors also influence the asset prices। एसेट प्राइसेस को साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हो सकता है कि इरेशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। आपने ना किसी स्टॉक में पैसा लगाया, आपका दोस्त आपके पास आया, कह रहा है कि ना मेरी सिक्स सेंस कह रही है ये कंपनी ऊपर जाएगी, जो कि हम आम ये चीजें सुनते हैं अपने गिरदोनवा में हम ये देखते हैं, ठीक है। हमारी सराउंडिंग्स में कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनको, कुछ लोगों को ये भी पता होता है कि ये कंपनी ऊपर जाने वाली है, ये कंपनी का स्टॉक आगे जाके इंशाल्लाह सेल होगा, लेकिन वो कभी कभी अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से या तो वो इंफॉर्मेशन को छुपा लेते हैं या फिर वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस सूरत में आपको पर्सनली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, यानी कि वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वेल अवेयर होना चाहिए मार्केट की सिचुएशन के बारे में, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों की वजह से आप डिमोटिवेट ना हो सके। नेक्स्ट इसमें आता है मार्केट इरेशनैलिटी। मार्केट एक तो तरीका है कि आप मार्केट हाइपोथेसिस के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर लो एज एन इन्वेस्टर, या आप एसेट को वैल्यूएट कर दो थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस। थर्ड वे है कि आप इरेशनल हो जाओ, यानी कि मार्केट इरेशनैलिटी को फॉलो कर लो। अब वो कैसे फॉलो किया जाता है, कहा जाता है कि इज द स्टॉक मार्केट रियली रैशनल। रैशनल का मैं दोबारा से मतलब बता दूं, रैशनल का मतलब होता है अकलमंद, मतलब समथिंग रियली सेंसिबल, कोई ऐसी चीज जो कि बिल्कुल एक फैक्ट वे में हो रही है। तो कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट वाकई एक रैशनल मार्केट है, एक सही मार्केट है अपनी इन्वेस्टमेंट को उधर इन्वेस्ट करने के लिए। तो केन्स एक्चुअली एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहा जाता है इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कहते हैं कि पायनियर, ठीक है। इसने मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही बुनियाद रखी, इंटरेस्ट की बुनियाद रखी, इसने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, ये सारी चीजें केन्स ने डिस्कस की थी एज एन इकोनॉमिस्ट। तो केन्स ने प्राइसेस को भी डिस्कस किया था। अब केन्स सजेस्ट करता है कि जो एसेट प्राइसेस है आर ड्राइवन बाय द एनिमल स्पिरिट्स, मार्केट हाइपोथेसिस की तरफ मोस्टली चलते हैं। जैसे ही वो उस चीज को फॉलो करते हैं तो वो उसके ऊपर अपनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट वहां लगा देते हैं। नेक्स्ट ये कहा जाता है कि मार्केट रेशनैलिटी में कि ये फेड के यानी कि फेडरल के चेयरमैन एलन ग्रीन्समैन कहते हैं कि इन 1990s क्वेश्चन द इरेशनल एक्सिबरेंस ऑफ द बूमिंग स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इरेशनैलिटी देखी गई है, यानी कि वो हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर लोग अपनी प्राइसेस डिटरमिन करते हैं और प्राइसेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ इरेशनल बिहेवियर, ठीक है जी। फिर इसके बाद देखा गया अ पर्सन माइट बी विलिंग टू पे मोर देन अ स्टॉक इज वर्थ टुडे इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द वैल्यू टुमारो। अगर एक इंसान को पता है कि इस स्टॉक के ऊपर जो 500 का स्टॉक में सेल आउट हो रहा है, उसकी जेब में 500 रुपया नहीं है, लेकिन वो पेमेंट 500 रुपया करने के लिए तैयार है, उस स्टॉक के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है वो स्टॉक कल उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं आपको आसान सी एग्जांपल देती हूँ, हमारी जमीन की। आप जमीन की बात ले ले, ठीक है, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, हो सकता है वो कमर्शियल एरिया ना हो, लेकिन आपको पता है अगर मैंने इधर घर खरीद लिया, एक मरले की ही जगह ले ली अगर मैंने, तो हो सकता है कि आने वाले 2 साल में ये एरिया जो है कमर्शियल एरिया बन जाए। अब मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे आज से 10-12 साल पहले, बल्कि 12 साल भी क्या कहूँ, 20 साल पहले यहाँ पे खेत हुआ करते थे। नाउ दिस इज अ कमर्शियल एरिया, सामने प्लाजाज है, इस तरफ को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स हैं, पास रेलवेज है, तो एक किस्म का ये हब बन गया ये वाला एरिया। तो अगर उनको पता है कि ये चीज आगे जाके बूम में जाएगी, ये चीज इसकी वैल्यू, इस जमीन की वैल्यू आगे जाके बढ़ेगी, तो वो आज के आज पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि अ पर्सन कैन कंपेयर सम फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब
अगर आपको एसेट को वैल्यूएट करना है, आप प्रेजेंट वैल्यू की भी मदद ले सकते हो। ठीक है जी, आप प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट की भी इसमें हेल्प ले सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट आपको बताता है कि फ्यूचर वैल्यू इस चीज की क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो आप उसके साथ। ठीक है जी, यहाँ पे हम